अलैकुम, सुबह खैर, खुशामदीद, जुम्मा मुबारक आप सबको। इस दुआ के साथ कि आप सब जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब हजरत वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती जाऊं कि इंसान परेशान उस वक्त होता है जब उसके दिल में किसी बड़े मकसद के हसूल की ख्वाहिश हो लेकिन उसके मुताबिक सलाहियत ना हो। सुकून के लिए जरूरी है कि या तो ख्वाहिश कम की जाए या सलाहियत बढ़ाई जाए। हर ख्वाहिश के हसूल के लिए एक अमल होता है और वो अमल ना हो तो ख्वाहिश एक ख्वाब रह जाती है। हम जैसी आकबियत चाहते हैं वैसा अमल करना चाहिए। सुकून हासिल करने की कोशिश छोड़ दें, सुकून देने की फिक्र करें तो सुकून आपको मिल सकता है। अल्लाह के फैसलों पर तनकीद ना करें और उन्हें मिनो अन तस्लीम करें तो सुकून आपको फिर भी मिल जाएगा। बेसुकूनी तमन्ना का नाम है, जब तमन्ना फरमान इलाही के ताबे हो जाए तो सुकून पैदा हो जाता है। तो ये कुछ कॉल था हजरत वासिफ अली वासिफ का, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि इससे हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करती हैं और हमारा जो एक सबक है मेरे ख्याल से वो हमें इन चीज़ों से मिलता है कि हमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जितनी ज़रूरी जिस्मानी सेहत होती है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी जहनी और दिमागी सेहत भी होती है। लेकिन बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी दुनिया भर में खतरनाक और जानलेवा नफ्सियाती बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में मुख्तलिफ उम्रों के 26 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, जिनमें खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। ये तादाद दुनिया की कुल आबादी का 4.4% हिस्सा है। डिप्रेशन ना सिर्फ बजाते खुद एक खतरनाक बीमारी है बल्कि बहुत सी मुहलिक बीमारियों का मौजब भी बन सकती है, जैसे दिल की बीमारी होगी, ज़ियाबतीस होगी, जिनसे इंसानी ज़िंदगी खासी हद तक मुतासिर होती है और जिनकी वजह से इंसानी सेहत के साथ साथ उसके बाकी मामलाते ज़िंदगी पर भी बुरा असर पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में डिप्रेशन के मर्ज की शरह 22 से 60% तक बढ़ चुकी है। डिप्रेशन जब हद से बढ़ जाता है तो इसकी आखिरी और ख़तरनाक सूरत यह है कि इंसान को खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं। डिप्रेशन के अलामात क्या हैं और इससे बचने के लिए हम क्या क्या तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं सबीका परवेज। सबीका, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबीका, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 60% जो डिप्रेशन की शरह है वो बढ़ चुकी है। जहनी दबाव और डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। जहनी दबाव और डिप्रेशन में होने की क्या बुनियादी वजूहात है? ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है। हर इंसान में, हर फर्द में जहनी दबाव की और डिप्रेशन की अलग अलग कैफियत है, अलग अलग इलामतें हैं और उसकी अलग अलग वजूहात हैं। जैसे कि आपने अभी बात की कि डिप्रेशन जो है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे मुल्क में। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि अगर आप स्कूल ग्रुप में देखें, आप टीन एज में देखें तो इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। जैसे स्कूल ग्रुप में अगर आप अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है बच्चों के साथ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेरेंटिंग है, द वेज ऑफ पेरेंटिंग, जिस तरह से वालिदैन अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टीन एज में अगर आप बात करें तो जिस तरह हार्मोनल चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे या बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक जहनी दबाव का एक जो है उसकी कैफियत का सबब बनती है। आगे आप देख लें, बेरोजगारी है, रिजेक्शंस हैं, ये डिफरेंट तरह की वजूहात हैं जो कि आपके साथ जहनी दबाव या डिप्रेशन का सबब बनती हैं। अच्छा, तो मुझे सभी का बताइएगा जहनी दबाव और जो डिप्रेशन है इसमें फ़र्क क्या है? जहनी दबाव हम बोलते हैं स्ट्रेस को, और स्ट्रेस जो है वो एक स्टेट होती है। डिप्रेशन जो है वो एक कंडीशन है। अच्छा। स्ट्रेस जो होती है उसको हम मेंटल हेल्थ इश्यूज में नहीं लेके आते। स्ट्रेस होती है जैसे आपकी एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी कोई प्रेजेंटेशन है, अगर आप जॉब के लिए गए हैं तो आपका इंटरव्यू है, तो आपकी जो बॉडी कंडीशन है वो रिस्पॉन्ड करती है एक सिचुएशन को, जो आपकी सूरत हाल है, प्रेजेंट सूरत हाल है। तो स्ट्रेस जो है उसको हम एक मेंटल कंडीशन की तरफ नहीं लेके आते, मेंटल हेल्थ। जबकि जो डिप्रेशन है वो एक कंडीशन है, वो एक डिसऑर्डर है। जब आपका जो स्ट्रेस है
आपने जिसने मैंने बात की कि आपके रोजमर्रा जिंदगी में आपको ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है, अगर तो आप उसको उसी वक्त डील कर लेते हैं, उस वक्त वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ठीक है ये एक नॉर्मल एक ज़हनी तनाव था जो कि हर इंसान जो है उस फेज में से गुजरता है, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रेस के सिम्टम्स जो हैं वो एग्रीवेट कर जाते हैं, आपको लगता है कि आपका ज़हनी दबाव जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा और ये लिंगर ऑन हो गया है, तो वो फिर एक डिप्रेशन की जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। तो क्या सबिका हम डिप्रेशन को एक बीमारी भी कह सकते हैं? जी, डिप्रेशन बेसिकली एक बीमारी ही है। अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहे, देखिए हमें कैसे पता चलेगा? अगर तो एक ज़हनी तनाव है और वो आपकी जो डेली फंक्शनिंग है, आपके रिलेशनशिप को, आपकी डेली फंक्शनिंग को, आपके सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही, देन दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इलामात ऐसी हैं कि आपको ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल आ रहा है, अच्छा, ठीक है, और आपको लगता है कि आपका अकेले रहने को दिल कर रहा है, या आपको नींद ज़्यादा आ रही है, या आपकी नींद कम हो गई है, सिमिलरली आपकी भूख ज़्यादा या कम हो गई है, या आपका सोशल इंटरेक्शन करने को दिल नहीं करता, आपका करियर उससे अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि आप डिप्रेशन के सिम्टम्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये एक बुनियादी फ़र्क होता है आपके ज़हनी दबाव में और एक डिप्रेशन में। तो सिम्टम्स आपने जैसे डिप्रेशन के बताए हैं, तो अगर ज़हनी दबाव के सिम्टम्स की बात की जाए तो वो उसके क्या होंगे? उनमें बुनियादी फ़र्क होगा, दोनों डिफरेंट होंगे? जी जी, जो ज़हनी दबाव होता है उसमें आपकी जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह के नहीं होते कि आपको ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल आए, आप आइसोलेट हो जाएं, आप खुद को तन्हा महसूस करें, या आपका रोने को दिल करे। स्ट्रेस बेसिकली आपकी, जिससे मैंने स्टार्ट में बताया कि आपकी जो एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है उस पर मैटर करते, सिचुएशन ख़त्म होती है और आपका मूड ठीक हो जाता है। जैसे कि उदासी होती है, फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन है जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई, कोई रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आए आपकी किसी भी लाइफ में, तो वो जो है एक ज़हनी स्ट्रेस है, एक ज़हनी दबाव है, वो डिप्रेशन नहीं है। वो आपके सिम्टम्स उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके ज़हनी तनाव के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएं, प्रोलॉन्ग हो जाएं, तो वो डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि ज़हनी दबाव के जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जो इलामतें होती हैं, वो ज़्यादा देर नहीं चलती, ठीक है, वो उस टाइम पे आप उसको कवर कर लेते हैं, आप उसके साथ डील कर लेते हैं, ठीक है, वो एक उदासी की तरह होती है। जो डिप्रेशन है वो इस तरह नहीं होता कि सुबह आप उदास हैं और शाम में आप ठीक हैं, हाँ। ठीक है, तो जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो आपके जो है वो साथ साथ चलते हैं, वो साथ साथ चलते हैं और एक ही जैसे रहते हैं। जी, हाँ, अगर आपको ज़हनी दबाव है तो अगर आपने उसकी इलामतों को कंट्रोल कर लिया है, आप उस फेस में से बाहर आ गए हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन जो ज़हनी दबाव है वो डिप्रेशन की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन एक, जैसे आपने कहा कि बीमारी है, तो इसकी स्टेजेस भी होंगी? क्योंकि एंड वाली स्टेज कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो तो आप अपनी जान भी लेने की कोशिश करते हो, तो इसकी स्टेजेस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसकी स्टेजेस होती हैं जैसे कि डिप्रेशन में 3 तरह की हम जो साइकाइट्री में देखते हैं वो स्टेजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। ठीक है, माइल्ड होता है बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन है कि ठीक है आप डिप्रेस्ड हैं लेकिन आप सिम्टम्स के साथ साथ अपनी डेली फंक्शनिंग को स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी डेली लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट में होता है कि आप जो हैं वो एक बाइपोलर लेन में आ गए हैं, ठीक है, आप इस तरह से हैं कि आप अपने सिम्टम्स को देख भी रहे हैं और आप एक अपनी डेली फंक्शनिंग को भी कर रहे हैं, लेकिन इट्स इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सिवियरिटी में आता है कि आप बिल्कुल वर्थलेस फील करना शुरू हो गए हैं, आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का या आपका कोई मकसद नहीं रहा। तो ये जो है वो एक सिवियर लेवल होता है जहाँ पे आपको जो है वो एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो क्या आप, ये जो आजकल के माहौल चल रहा है, कोरोना की वजह से भी बहुत से लोग जो वो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, या इससे पहले भी बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होते थे या ज़हनी तनाव का, तो क्या कहते हैं ये बीमारी ही है या हम लोगों को आदत इतनी हो गई हुई है कि टेंशन लेने की? देखिए, जिससे मैंने पहले बात की थी कि ज़हनी तनाव में और डिप्रेशन में फ़र्क है। जिस तरह कोरोना की सिचुएशन है, इसकी वजह से बहुत से लोग डिप्रेस्ड हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन कोरोना की सूरत हाल में भी सब लोग डिप्रेस नहीं हैं, ठीक है। कई लोगों ने स्ट्रेस लिया लेकिन उन्होंने उसी सिचुएशन के साथ अपनी डेली लाइफ को भी बैलेंस्ड रखा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको लगा कि सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको लग रहा है कि आपकी अपनी फैमिली में कोई इसका वल्नरेबल हो गया है, तो फिर आपको जो है वो आपके सिम्टम्स डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। हर इंसान की जो पर्सनालिटी होती है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी वल्नरेबल ज़्यादा होती है टुवर्ड्स स्ट्रेस,
ठीक है, जिस तरह हो सकता है कि कोरोना की सिचुएशन जिस तरह आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, मेरे लिए ना हो। एग्जैक्टली। तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। बिल्कुल जी। तो इसका सभी का इलाज क्या है, अगर जहनी दबाव का कह लें और या डिप्रेशन का कह लें, इलाज क्या है? क्या मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं, देन काउंसलिंग होती है, या हम अपनी ज़िंदगी या अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लें, वर्जिश अच्छा खाना कर लें तो हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? जी, जिस तरह स्ट्रेस है, अगर तो आपको लगता है कि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके जो सिम्टम्स हैं वो इतने सिवियर नहीं है, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी इलामात पे। ठीक है। आपके जो सिम्टम्स हैं उसकी सिवियरिटी लेवल कितना है। ठीक है, अगर तो आपको लगता है कि सिवियरिटी ज़्यादा है, आप और आपकी फैमिली मिलकर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और आपकी रिलेशनशिप, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी परफॉर्मेंस ये सब अफेक्ट हो रही है, तो फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत भी है साथ। ठीक है। कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट होता है, एज आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हम लोग एक साइकाट्रिस्ट और एक फिजिशियन के साथ काम करते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हमारे पेशेंट को जो है वो किसी किस्म की फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, या उसको किसी फिजिशियन के साथ जाने की ज़रूरत है, या उसको साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, तो बेसिकली वी वर्क एज अ टीम। अच्छा जी, तो ये डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे, आपकी सिचुएशन पे। ठीक है। तो जिस तरह की आपकी सिचुएशन या कंडीशन होती है उसके मुताबिक जो है वो आपका थेराप्यूटिक जो भी प्लान होते हैं वो हम उस हिसाब से जो है वो प्लान करते हैं। तो अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे डिप्रेशन है तो तब आप लोग क्या करते हैं? देन वी प्रोवाइड काउंसलिंग सेशंस। ठीक है। और उसके लिए ये होता है कि हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, जिसमें देखें जब भी आपको डिप्रेशन होता है या आप किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो आपकी जो थॉट्स होती हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी परेशानी वाली सिचुएशन आती है तो आपकी जो सोचें हैं वो मनफी सोचों में तब्दील हो जाती हैं। तो बेसिकली हम थेरेपी में ये करते हैं कि हम जो हमारे पास पेशेंट होता है हम उसकी जो थॉट्स हैं हम उस पर काम करते हैं, हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं। ठीक है। कोई वर्थलेस फील कर रहा है तो हम उसको बताते हैं उसकी सेल्फ वर्थ के बारे में। तो हम बेसिकली काउंसलिंग और साइकोथेरेपी जो सेशंस होते हैं हम वो कंडक्ट करते हैं। तो क्या सिर्फ जो पेशेंट होता है उसी की भी होती है, या जो उसके आसपास के जो लोग हैं उसके जैसे घर वाले पेरेंट्स हो गए उनकी भी ये काउंसलिंग होती है? ऑब्वियसली उनकी भी होती है, क्योंकि देखिए साइको एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आपके घर में ये बिल्कुल देखिए साइकोलॉजिकल कंडीशन बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आपकी फिजिकल कंडीशन है। ठीक है, जैसे आपको बुखार हो गया, आपका सर दर्द हो रहा है, तो आपकी फैमिली आपको लुक आफ्टर करती है, आपका ध्यान रखती है। इसी तरह जो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसमें बेसिकली आपका सोशल साइकिल भी इन्वॉल्व होता है, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि रीजंस है ना। हो सकता है कि आपको फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है वो डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस में आ रहा है, कोई घर में किसी बच्चे का दूसरे सिबलिंग के साथ कंपटीशन चल रहा है, किसी की एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं, तो बेसिकली हमें उस सिचुएशन में फैमिली को भी साइको एजुकेट करना पड़ता है कि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हमारी सोसाइटी में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कम है, लोग समझते नहीं हैं। एग्जैक्टली और बहुत से लोग इसलिए भी नहीं जाते किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास के लोग कहेंगे आप पागल हैं। जी, वो एक फियर ऑफ लेबल है। हाँ जी, तो घर वालों को अगर घर वाले नहीं लेकर जा रहे किसी डॉक्टर के पास उनको दिखाने के लिए, तो आप ये क्या सजेस्ट करेंगे घर वालों को क्या करना चाहिए टुवर्ड्स दैट पेशेंट? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि आपको खुद कितनी अवेयरनेस है कि आपका जो अपना है, आपका जो अपना प्यारा है वो किस इलामतों में से गुजर रहा है। जिनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो अपना प्यारा है, हमारा जो अपना लव्ड वन है वो किसी स्ट्रेस की या डिप्रेशन की कंडीशन से आ रहा है और आपको एक फियर है उसको लूज़ करने का, तो मैं तो हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं या मैं अपने सोशल मीडिया पे मैं लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको आप बिल्कुल भी हरगिज़ इसको मायूब ना समझें। ज़हनी मर्ज बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपका जिस्मानी मर्ज है, और आपकी जो ज़हनी सेहत है वो आपकी जिस्मानी सेहत के साथ इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, आपको शिवरिंग होती है, आपकी ब्रीदिंग में डिफरेंस आता है, आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, आपको अगर सोशल एंग्जाइटी है तो आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ इंटर रिलेट है। ठीक है, तो फैमिली को उसमें साइको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि आपकी सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सोशल साइकिल तो बहुत बाद में आता है ना, पहले तो ऑब्वियसली आप घर से आते हैं। जी, उन्हीं के तो साथ घर वालों को इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस तरह से आपका जो अपना प्यारा है वो इन सिम्टम्स में से गुजर रहा है, और इस तरह से आपकी जो सपोर्ट है वो पॉजिटिव सपोर्ट है, आपके अपने प्यारे को जिंदगी की तरफ वापस लेके आ सकती है। तो सभी का
कौन सी एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आजकल? एक रिसर्च हुई थी इधर WHO की तरफ से, वहाँ पे प्रूफ हुआ था कि जो 18 से लेके 29 इयर्स ऑफ एज ग्रुप है, अच्छा, उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं, एंड वीमेन आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स डिप्रेशन रादर देन मैन। एग्जैक्टली। तो ये एक रिसर्च हुई थी जिसके रिजल्ट्स थे, उन्होंने ये बताया था, उन रिजल्ट से ये सामने आया था कि जो फीमेल्स होती हैं बिटवीन द ग्रुप ऑफ 18 to 29 दे आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स द डिप्रेशन। अच्छा, और इनकी वजह क्या लगती है आपको? क्या अगर मतलब बहुत से लड़कियां भी आपके पास आती होंगी, क्या वजूहात होती हैं उनकी डिप्रेशन की तरफ जाने की? मैनी रीजंस, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कि उनको अगर आप जॉब कर रही हैं या आप अपनी एक कॉलेज लाइफ में हो, आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपको जो है वो एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेरेंटिंग आपकी इस तरह, आपको लगता है आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो बेसिकली रिजेक्शंस आर वेरी कॉमन नाउ डेज। अच्छा, आपको लगता है कि आप जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है अपने सोशल साइकिल में, तो दीज आर द फ्यू रीजंस जो कि डिप्रेशन की तरफ ज्यादा आजकल हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स भी तो बहुत ज्यादा बन गए हैं ना, जिनको हम लोगों ने कम्पीट भी करना होता है, उन तक पहुंचना भी होता है, नहीं पहुंचेंगे तो हमारी फैमिली हमें बहुत ज्यादा डिग्रेड कह लें कि करती है कि तुम वहां तक नहीं पहुंच सके। मुझे बताइए सबिका, क्या इलाज के बाद हम डिप्रेशन से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा जी। और अगर बहुत से लोग डिप्रेशन में मेडिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, खुद से भी मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी स्टेजेस उस वजह से ज़्यादा बढ़ जाती? देखें, सेल्फ मेडिकेशन तो आप फिजिकल हेल्थ में भी लें तो वो डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो आप उसके बारे में किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी डेंजरस अनटिल और अनलेस आपकी कोई फैमिली डॉक्टर है या उसने आपको सजेस्ट किया, वो तो एक अलग चीज़ है ना, कंसल्ट नहीं जी जी। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल से आप कंसल्ट किए बगैर आप सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हो तो दैट इज़ ऑब्वियसली वो आपके सिम्टम्स को इन्हांस करेगा, कम नहीं करेगा। अच्छा जी, तो वो अगर आप एक प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे हैं, आप साइकोथेरेपी सेशंस भी ले रहे हैं, आप मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, ये मैं ज़रूर, जो भी मुझे सुन रहा है मैं उनको ज़रूर बताऊंगी कि मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्योंकि आपका कैथारसिस होता है, इमोशनल वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस वजह से डिप्रेस्ड हो, आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं, आपके जो इमोशंस हैं, जब तक वो आप एक कहते हैं ना आपके अंदर का गुबार, जब तक आप वो नहीं निकालेंगे तो आप कैसे आप हल्का महसूस करेंगे, आप कैसे ठीक होंगे। तो दवाइयों के साथ साथ जो आपके सेशंस हैं, जो आपकी काउंसलिंग है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबिका, कितने हफ्ते में एक सेशन होता है या महीने में कितने सेशंस होते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ आपकी रेपो कितनी जल्दी बिल्ड हो गई है, ठीक है। जैसे कि एक अननोन इंसान आता है, उसने अपनी शेयरिंग करनी है, अपनी बातें बतानी है, साइकोलॉजिस्ट को भी टाइम चाहिए है कि उसने एक अच्छे तरीके से जो है उसने फिर जज भी करना है बिटवीन द रियलिटी और जो पेशेंट या फैमिली आपको बता रही है। तो समटाइम्स कॉन्ट्रडिक्शन इतनी होती है, फैमिली आपको कुछ बताती है, पेशेंट आपको कुछ बताता है। अच्छा। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोफेशनल स्किल के थ्रू जो है वो आपने जज करना होता है। तो ये वेरी करता है इनिशियली, अगर आपको लगता है कि आपकी रेपो बिल्ड नहीं हो रही तो आपको थोड़े से फ्रीक्वेंट सेशंस करने पड़ते हैं। उसके बाद आपके असेसमेंट सेशंस होते हैं और फिर गैप आता है आपके थेरेपी सेशंस में, क्योंकि इसमें आपने देखना होता है कि थेरेपी जो आप पेशेंट के साथ कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। किस तरह की थेरेपी होती है? काउंसलिंग में तो हमें पता है कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, थेरेपी में क्या कोई एक्टिविटीज होती हैं या किस तरह की थेरेपी होती है? थेरेपी जैसे कि मैंने बात की, डिप्रेशन में मोस्ट कॉमन थेरेपी CBT, जिसको हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी जितनी भी नेगेटिव सोचें आ रही हैं जिंदगी को लेके, अपने आप को लेके, अच्छा। या फैमिली को लेके, या किसी के रिस्पॉन्स को लेके, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा इमोशनल बिहेवियर थेरेपी होती है, जिसमें हम पेशेंट्स के इमोशंस के साथ काम करते हैं। हम पेशेंट को, जिस तरह मैंने बताया कि आपके फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, तो उसमें हम पेशेंट के साथ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपको ऑन द स्पॉट सिचुएशन को कंट्रोल करने का हम बताते हैं कि आपने किस तरह से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली उस टाइम पे। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट थेरेपीज वी प्रोवाइड टू द पेशेंट्स। ठीक है जी। सबिका परवेज हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सभी का बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और डिप्रेशन के जिस तरह आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा शरह जो बढ़ती जा रही है, वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो, वो बड़ा हो, नौजवान में ख़ास तौर पर ये जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही, डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़हनी दबाव का शिकार होते जा रहे हैं, तो बेहतर है कि अपना लाइफस्टाइल आप उसको चेंज करें। और अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं या इर्द गिर्द के लोगों में नज़र आ रहे हैं, तो कंसल्ट करें डॉक्टर से, खुद में ही डॉक्टर ना बन जाएं। और भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से जो मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। एक के बाद दूसरा मसला सर उठा लेता है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कारकर्दगी सिफर रहती है। लाहौर में एक अहम मसला मौसम बरसात में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने का है। बारिश के बाद अक्सर इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौसम बरसात की आमद है, लेकिन लाहौर को मानसून सीजन में डूबने से बचाने के लिए जिला इंतजामिया के अमली इकदाम सिफर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत के दावे और वादे बातों तक ही महदूद हैं और फंड्स ताहाल जारी नहीं किए जा सके। वासा को मौसम बरसात से निमटने के लिए अमली इकदाम में शदीद माली मुश्किलात भी दरपेश हैं। वासा ने एक माह कबल मानसून तैयारियों के लिए हुकूमत से 42 करोड़ 50 लाख के फंड्स की इस्तदा की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रांट की असूली मंजूरी दी, मगर महकमा खजाना ने फंड्स का इजरा नहीं किया है अभी तक। मानसून तैयारियों के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वासा को फंड्स का इजरा क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद अजीज साहब हैं, MD वासा हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया जी। सर, मानसून हम देख रहे हैं कि सर पे आ खड़ा हुआ है। वज़ीर आला ने असूली मंजूरी भी दे दी है फंड्स के हवाले से, लेकिन अभी तक फंड्स नहीं मिल रहे। वासा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मैं इसकी थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि हर माली साल में एक दफ़ा ही हमें फंड्स मिलने होते हैं। अच्छा। बरसात के जुलाई में हर साल। ठीक है। तो 42 करोड़ 50 लाख हमें मिलता है हर साल। ठीक है। तो जुलाई के पहले हफ्ते में ही हमें बाकायदगी से मिल जाता है। तो इस साल भी उसी, क्योंकि माली साल शुरू होना है 1 जुलाई को। बिल्कुल। तो वो गवर्नमेंट ने बजट जो अप्रूव करने के लिए असेंबली में पेश किया है, उसमें 425 मिलियन शामिल है। और ये जो ही बजट पास होगा तो उसके बाद 1 जुलाई के बाद हमें वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन सर तैयारियां फिर किस तरह होंगी? अभी तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं मानसून के हवाले से? जी, तैयारियां तो पूरा साल होती रहती हैं, क्योंकि पूरा साल लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं और पूरा साल हम कूड़ा निकालते रहते हैं। ठीक है। तो जो नाले हैं हमारे कुछ 76 किलोमीटर लंबे नाले हैं, 6 नाले हैं बड़े शहर में। तो उसमें बाकायदगी के साथ हम पूरा साल उसमें से कूड़ा निकालते रहते हैं और सिल्ट निकालते रहते हैं। अच्छा। और इस वक्त तीसरा राउंड चल रहा है। और लेकिन लोगों का भी फेंकने का तीसरा राउंड ही चल रहा है। तो लोग और वो बढ़ता जा रहा होगा फिर। लोग फेंकते जाते हैं, हम निकालते जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इस दफ़ा पहले से बेहतर है कि अगर आप ड्रेन्स की विजिट करें तो उसका लेवल पहले से डाउन नज़र आएगा। अच्छा। क्योंकि उसका जो किनारा होता है ड्रेन का, उसमें पुरानी लेवल नज़र आ रहा होता है, गीला हुआ होता है, जो पुराना लेवल होता है उसका। तो उससे हम 4 से 5 फीट नीचे आ गए हैं। तो इस लिहाज से उनमें पानी की गुंजाइश काफ़ी बढ़ चुकी है। तो लेकिन सर, अभी जो प्री मानसून से पहले जो तैयारियां की जाती हैं, जो मशीनरी हरकत में आती है, क्या वो आ चुकी है या फंड्स मिलने के बाद आएगी? नहीं, इनमें फंड्स से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अच्छा। फंड्स तो हमें कोई भी काम करना हो, काम करने के बाद हमें वो पेमेंट्स करनी होती हैं। ठीक है। तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाने होते हैं। तो इस वक्त जैसे ड्रेनों की सफाई है वो तो सारा साल मैंने जैसे गुजारिश की जारी रहती है। ज़ेरे ज़मीन जो सीवर लाइनें हैं वो भी सारा साल डिसिल्ट होती रहती हैं। तीसरा जो हमारे पंपिंग स्टेशन है, जैसे आपने मशीनरी की बात की, वो उनको हमने पूरी तरह फाल कर दिया है और उनके ऊपर जनरेटर लग गए, डबल फीडर बिजली के कनेक्शन लग गए। अच्छा। 500 से ज़्यादा पंप्स हैं और वो सारे के सारे उन डिस्पोजल स्टेशनों पे इस वक्त एक्टिव हैं और फंक्शनल हैं। उसके अलावा हमने जो बारिश जब शुरू होती है तो उस वक्त मशीनरी जो मोबाइल है उसको हरकत में लाते हैं। ठीक है। मशीन कोई जब हो जाती है कि 2 घंटे बाद बारिश होनी है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो पहले नहीं हुए थे और किसी और शहर में नहीं हुए थे। आबी ज़ख़ीरे हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने एक बनाया है लॉरेंस रोड पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसके ऊपर टेनिस कोर्ट भी बना दिया है, ताकि वो लगे ही ना कि नीचे पानी का ज़ख़ीरा है, लोग ऊपर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करें। ठीक है। इस वक्त आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो 2 और ज़ेरे तामीर हैं। एक कश्मीर रोड पे जहाँ पे पानी खड़ा रहता था घंटों, वहाँ भी अलहमरा के साथ जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे खुदाई जारी है और काम हो रहा है इस वक्त तेज़ी से उस पर आबी ज़ख़ीरे पे। इसी तरह एक शेरांवाला गेट के बाहर ग्रीन बेल्ट है जिसे सर्कुलर गार्डन कहते हैं, वहाँ भी एक पानी का ज़ख़ीरा बन रहा है। लेकिन सर, जैसे आप कह रहे हैं कि खुदाई जारी है और तैयारियां भी, काम भी हो रहा है, लेकिन आगे जैसे मानसून का सीज़न शुरू हो जाएगा तो काम रुक नहीं जाएगा इसके अंदर ही? इसमें ये एक 15 जुलाई हमने डेडलाइन रखी है कि 15 जुलाई तक हम उसको इस काबिल बना देंगे, जैसे पिछले साल हमने लॉरेंस रोड पे किया था, कि वो पानी अपने अंदर ज़ख़ीरा करने की काबिलियत उसमें पैदा हो जाएगी उस टैंक में। ठीक है। बाद में छत डालती रहेंगे और सारा कुछ होता रहेगा। तो ये फाल हो जाएगा जुलाई के वस्त में, ये जो ज़ख़ीरा है कश्मीर रोड का। ठीक है। उससे थोड़े से 10 दिन और लगेंगे तो वो शेरांवाला भी तैयार हो जाएगा।
तो ये एक इनकलाबी काम है जो किसी और शहर में नहीं अभी हुए, तो हमें लाहौर में कुछ चीज़ों पे फख्र करना चाहिए और बाकी शहर हमें फॉलो भी कर रहे हैं। तो पूरे कंट्री में ये एक, और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसने बड़ा हाईलाइट और ज़ीराई मिली है इसको। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अच्छा इकदाम है कि हम वो पानी जो ऊपर से आ रहा है उसको हम ज़ख़ीरा कर लें, वो हमारे बाकी चीज़ों के लिए बड़ा काम आएगा। दूसरा सर आपने कहा जैसे ड्रेनेज और नालों की भी सफाई का काम शुरू हो गया है, तो मतलब हम ये तवक्को रख सकते हैं कि अब कोई फ्लडिंग का कोई मसला नहीं होगा, कोई खदशा नहीं पैदा हो सकता। अब ये हम तवक्को कर सकते हैं कि अगर पहले 3 घंटे में पानी क्लियर होता था तो 2 घंटे में क्लियर होगा, तो पहले से इम्प्रूवमेंट काफ़ी आएगी। और कुछ मकामात में तो सिरे से ही पानी नहीं होगा, जैसे लॉरेंस रोड है, 100 मिलीमीटर तक अगर बारिश हो गई तो वहाँ पानी नजर ही नहीं आना, क्योंकि वो सारा उसमें चला जाना है ज़ख़ीरे में। और इस तरह 15 जुलाई के बाद कश्मीर रोड पे बिल्कुल पानी नजर नहीं आना, घंटों की बात तो बाद में पानी होना ही नहीं। अच्छा। और इस तरह शिरावाला गेट, तो ये एक एक करके हर साल हम बढ़ाते जाएंगे। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी एक ज़ख़ीरा बनाना है हमने, वो चूँकि अगले माली साल के बजट में शामिल है, तो वो उसका फ़ायदा शायद हमें उससे अगली बारिशों में हो जिसमें ना हो, लेकिन वो 40 लाख गैलन का आबी ज़ख़ीरा है। और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम एरिया में जो कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो भी, तो इससे हर साल हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। और पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि एक टैंक तो हमने देखा है लॉरेंस रोड पे बन चुका है, बाकी तो बन रहे हैं, तो क्या उनके भी फंड्स इसी बजट में हैं, मुख्तस किए गए हैं? उसमें उन्होंने जो शुरू के फंड्स थे 15% जो होता है शुरू का, जो इब्तदाई तौर पे ज़रूरत थी, वो तो उन्होंने हमें इसी माली साल में दे दिए हैं जो इस वक्त चल रहा है। ठीक है, जो 30 को ख़त्म होना है, जो 30 को ख़त्म होना है, 30 जून को। तो इसमें 15% जो फंड्स हमें मिले हैं उससे ज़्यादा हम काम कर चुके होंगे, क्योंकि जुलाई में मजीद फंड्स की हमें एलोकेशन हुई है। हमें पता है कि वो आने ही आने हैं। अच्छा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को हमने स्पीड अप किया हुआ है कि टारगेट ये है कि 15 जुलाई तक ये हमारे काम आ जाए, ये टैंक जो बन रहा है। तो सर क्या 15 जुलाई तक ये टैंक्स मुकम्मल हो जाएंगे? जी, इस लेवल पे हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। मुकम्मल तो फिर होगा जब उस पर घास भी लगेगी, दोबारा छत पड़ेगी और वो गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इस दफ़ा नज़र आएंगे, लेकिन वो पानी का ज़ख़ीरा करना शुरू कर देंगे इस बारिशों में। ठीक है, ये एक हमें प्लस पॉइंट है। और इस दफ़ा की जो पेशीन गोई है वो भी एक नॉर्मल मानसून की है। इंडिया में ये 1 जून को दाखिल होती है मानसून, और 1 जुलाई को पाकिस्तान में आती है, एक महीने बाद। तो वहाँ पे अभी तक जो रेन की फोरकास्टें चल रही हैं, जो पैटर्न चल रहा है, जो महकमा मौसमियात ने हमें गाइड किया है कि इस दफ़ा नॉर्मल मानसून की पेशीन गोई है। और इस दफ़ा हमें मानसून चाहिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे डैम खाली पड़े हैं। बिल्कुल, तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि बारिश का कुछ घंटे की दिक्कत ज़रूर होनी है, लेकिन कम से कम पानी की हमें जो ज़रूरत है मुल्क को, वो तो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे बताइएगा, मानसून के जैसे सबको पहले ही पेशन गोई कर दी जाती है कि इतने से इतनी देर रहेगी, तो कितनी देर पहले ही मानसून से पहले तैयारियां जो है, प्री मानसून तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं? चूँकि मैंने बताया ना कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मानसून पीरियड होता है। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, वासा ने 15 जून से ही अपने कैंप्स लगा दिए हैं। अच्छा। इस वक्त 26 मकामात हैं जहाँ पे कैंप्स इस वक्त लगे हुए हैं, ताकि कोई बारिश पहले हो जाती है। जैसे अगले इतवार को बारिश की पेशीन गोई है, अगरचे वो 10 से 20 मिलीमीटर ही होनी है, लेकिन हमने पहले से ही उनके लिए कबल वक्त ही कैंप्स लगा दिए हैं। और जो शॉर्ट टर्म पेशीन गोई है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, जो हफ्ता या 10 दिन पहले हमें मौसमियात बता देता है कितनी बारिश होनी है, और वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। लेकिन अगर अभी से हम सोचें कि अगस्त में कितनी बारिश होनी है, तो वो शायद इतनी एक्यूरेट ना हो। 600 मिलीमीटर पूरे सीज़न में बारिश होनी होती है, हमें वो बॉदर नहीं करती। लेकिन अगर एक ही दिन में 200 मिलीमीटर हो जाए या 250 हो जाए, तो वो हमें बॉदर करती है। तो पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि एक दिन 250 मिलीमीटर हो गई, एक दिन 280 मिलीमीटर एक ही दिन में हो गई। उसमें जब 280 मिलीमीटर हुई तो हमने 6 घंटे में सिटी को खाली कर दिया। अच्छा। और जब 250 मिलीमीटर थी उसको 5 घंटे में खाली किया। तो ये भी एक मिसाली कारनामा था कि आपकी इतनी हैवी ह्यूज रेन जो पूरे सीज़न में होनी है वो एक ही दिन में हो जाए, और आप सिटी को 5 से 6 घंटे में खाली कर दें। तो ये फिनोमेना बार बार नहीं होता। उम्मीद है कि इस दफ़ा इस तरह का अनयूजुअल रेन ना आए। बिल्कुल, लेकिन सर जैसे सबको पहले ही पता चल जाता है, तैयारियां पहले ही से ही शुरू हो जाती हैं, हर साल यही होता है, प्री मानसून से पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब मानसून की बारिशें शुरू होती हैं तो पूरा शहर डूब जाता है।
लाहौर शहर डूब जाता है, छोटे छोटे इलाके जो है, गली मोहल्ले, वो नहर बन जाती हैं, दरिया का मंजर पेश करने लग जाते हैं। जैसे आप पहले ही कह रहे हैं कि हम साल पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, ड्रेनेज और जो नाले हैं उनकी तैयारियां, उनको साफ करने की, लेकिन फिर भी जब मानसून की बारिशें होती हैं यही मंजर नजर आता है हमें हर जगह। एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लाहौर में बारिश चाहे गुलबर्ग में हो, चाहे मूलपुरा में हो, कहीं भी हो, उस बारिश के पानी को आपने दरिया रावी तक पहुंचाना है, वासा ने। ठीक है। उसके बगैर तो वो सिटी क्लियर नहीं होगा। एग्जैक्टली। अब दरिया रावी का फासला गुलबर्ग से देख लें, अगर आप बाइक पे भी जाएं या गाड़ी पे जाएं तो आपको आधा घंटा लगता है। उस पानी की स्पीड तो मोटर बाइक या कार से कम ही होती है, तो उसको आप आधे घंटे की बजाय अगर 2 घंटे में वो क्लियर हो जाता है तो गनीमत है। लेकिन अगर हम बिल्कुल चाहते हैं कि पानी नज़र ही ना आए, जैसे हमने लॉरेंस रोड पे किया है, तो फिर हमें 15 से 20 मकामात पे 3-4 अरब रुपए लगा के टैंक्स बनाने होंगे पानी के, क्योंकि दरिया तक पानी पहुंचाना है तो खरबों का खर्चा है, क्योंकि इतने बड़े नाले बनाना, इतने बड़े पाइप लगाना, और सिर्फ इसलिए कि चंद घंटे हम वेट ना कर सकें, तो मेरा ख्याल है वो कंट्री में तो और भी बहुत मसाइल हैं, कोरोना भी है और दूसरे तालीम के शोबा, सेहत के शोबे में काम करने की ज़रूरत है। तो अगर हम सिर्फ पानी पे फोकस कर लें और खरबों लगा लें, मेरा ख्याल है वो फिजिबल नहीं है। तो एक एक करके, 2-2 करके हम पॉइंट्स ख़त्म करते जाएं हर साल, तो यही काफ़ी मेरा ख्याल बेहतर सूरत हाल है। दूसरा सर मुझे बताइएगा, जिस तरह ज़्यादा बारिशें होती हैं उस सूरत में निमटने के लिए, उस सूरत हाल से वासा को मज़ीद किन किन इदारों की जो है वो ताउन की ज़रूरत होती है? ये आपका एक काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है कि वासा कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इदारे, उस पानी से वासा का ताल्लुक नहीं होता, वो ज़िला भी दूसरा ही होता है। अच्छा। जैसे आप शाहजरा में जाएँ तो कुछ देर बाद शेखुपुरा शुरू हो जाता है, अब वहाँ पे पानी खड़ा होता है और मीडिया के कई आउटलेट्स कह रहे होते हैं कि वासा की जिम्मेदारी है। इसी तरह कैंटोनमेंट एरियाज हैं, वाल्टन रोड हो गया, या फिरोजपुर रोड पे आगे चले जाएं टुवर्ड्स कसूर, तो वो भी वासा पे डाला जा रहा होता है। ठीक है। कज़ाफी स्टेडियम एक प्राइवेट प्रेमिसेस है, इधर भी गेट लगा हुआ है फिरोजपुर रोड पे, और गुलबर्ग साइड पे भी गेट लगा हुआ है। मैच के दौरान वो अंदर नहीं जाने देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी जाती, जैसे ना घर है किसी का, हाँ। तो उसमें ही पानी खड़ा हो जाए तो वही वासा वालों को कहते हैं। तो वो मुतलका इदारों को अगर कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होता है। तो मैं यही कहूँगा कि लाहौर चैनल में तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अवेयरनेस है, और आपके रिपोर्टर्स हैं वो एक्यूरेटली बता देते हैं। या शंघाई नाले की बात हो रही होती है जी, उसमें कूड़ा पड़ा है, वो भी हमारे इलाके में नहीं है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरत है कि मुतलका इदारे तमाम एक्टिवेट हों जिनका वो एरिया हो, तो सिर्फ वासा ही नहीं अकेला जिम्मेदार होता, वो सिर्फ वासा पे ही सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। सर अब तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि शहर में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो बनने जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, तो क्या बारिश के बाइस वहाँ हादसात का खदशा नहीं बढ़ जाएगा? ये जो वाटर टैंक्स हैं, ये चूँकि वाटर टैंक्स हमारे ऐसी जगह पे बन रहे हैं जो गुजरगाह नहीं है। अच्छा। जैसे आपका अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की ग्रीन जो उसमें बेल्ट है या थोड़ा सा ग्रीन एरिया है, जो कि देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो गुजरगाह नहीं है, वहाँ पे लोग आना जाना नहीं है, तो वो बड़ा सेफ प्लेस है। उसी तरह शेरावाला गेट के बाहर जो सर्कुलर गार्डन है, वो भी एक ऐसा एरिया है जो कि पैसेज नहीं है, तो वहाँ पे हम जो खुदाई करेंगे वो बिल्कुल सेफ होगी, और साथ साथ उसको समेटते भी जाएंगे। तो इसमें काफ़ी हम लोग अवेयर हैं इस बात पे कि लोगों को इनकन्वीनियंस कम से कम हो, बल्कि ना ही हो। अच्छा। तो कश्मीर रोड पे छोटी सी ड्रेन एक लेके आएंगे जो उस टैंक तक आएगी, तो वो थोड़ा सा पोर्शन होगा, उसको भी हम काफ़ी सेफ उसके साथ काम करेंगे। दूसरा सर, कुछ देर पहले, कुछ कबल पहले एक इशू आ रहा था कि जो ट्यूबवेल से पानी निकाला जा रहा है उसको क्लोरीनेट नहीं किया जा रहा था, तो क्या ये इशू हल हो गया है? ये इशू थोड़ा सा मेरे ख्याल है किसी की गलतफहमी का नतीजा था। अच्छा। क्योंकि हमारे तमाम के तमाम ट्यूबवेल्स पे क्लोरीनेटर लगे हुए हैं, जिनको डोजिंग पंप भी कहते हैं। तो उनका काम ये होता है कि एक ड्रम में सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन पड़ा होता है, हर ट्यूबवेल में एक ड्रम पड़ा होता है, तो उसमें से वो निकाल के उस पाइप में डालते रहते हैं, और वो 24 आवर जब भी ट्यूबवेल चलता है वो पानी में क्लोरीन डाल रही होती है। तो वो ये तो ज़रूर हो सकता है कि किसी एक जगह ड्रम खाली हो जाए और उसको भरने में 1 दिन लग जाए, या कोई बंदा सुस्ती कर जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता क्लोरीन हम डाल रहे हों। जैसे आपने कराची के बारे में अक्सर सुना होगा, नगलेरिया का मर्ज हो गया, क्लोरीन नहीं थी, हो गया। तो लाहौर में कभी ये लफ्ज़ ही नहीं सुना, लोगों को आइडिया नहीं है कि ये कोई लफ्ज़ भी है। तो क्लोरीनेटेड वाटर ही हम दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं, और हर ट्यूबवेल पे क्लोरीनेशन हो रही है। और दूसरा सर, हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो शहरी हैं, पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया यहाँ पर हो रहा है,
तो क्या वापदा की तरह हमें भी नहीं वाटर मीटर्स लगा देने चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाएं और वो ज़रा पानी का ज़िया रोक दें, वो डर जाएं थोड़ा? जी, ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और हमने एक टेंडरिंग की हुई है, 3 जून को ओपन की है, उसकी वैल्यूएशन हो रही है। अच्छा, तो 2 साल में वासा का प्लान है कि हर घर में वाटर मीटर लग जाए, ठीक है, ताकि फिर ही टैप बंद होगी और फिर ही पानी का ज़िया रुकेगा। एक पॉजिटिव न्यूज़ आपसे ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मीडिया का सपोर्ट भी इसमें रहा, अवेयरनेस फैलाने में, और वासा ने भी 3-4 मुख्तलिफ स्टेप्स लिए, जिसके नतीजे में जो लाहौर के पानी में जो गिरावट थी, हर साल 1 मीटर हो रहा था, 3.25 फीट हर साल पानी नीचे जा रहा था, अब वो नीचे नहीं जा रहा। अच्छा, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। तमाम हम जो स्टेक होल्डर हैं, लाहौर के शहरी भी हैं, महकमे को भी चला रहे हैं, लेकिन शहरी भी तो है ना, तो आप भी मीडिया के बंदे हैं, तो लाहौर के लिए ये फ़ख्र की बात है कि शायद ये वाहिद शहर है दुनिया में जिसने इसको रिवर्स कर लिया है, इस पैटर्न को, पानी नीचे जाने को रोक लिया है। और हम अब थोड़ा सा परेशानी से निकल सकते हैं कि अब हम जैसे कहते थे कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए पानी नहीं बचेगा, तो हम थोड़ा सा अब रिलैक्स कर सकते हैं। सैयद जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, MD वासा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, और आगे आने वाला जो मानसून का सिलसिला है उस हवाले से सर ने ही कहा है कि तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और इंशाल्लाह जो इस साल हम देखेंगे कि कोई दरिया नहीं लगेगा, कोई नहर नहीं बनेगी हमारा शहर, ये तो जब मानसून आएगा तो तभी पता चलेगा कि कितने अमली इक़दाम उठाए गए हैं इस हवाले से। ना भी वक्त तक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मुल्क में राइज निज़ाम तालीम के हवाले से। तो माजी में शोबा तालीम की जो सूरत हाल रही है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, लेकिन बदलते वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ शोबा तालीम में भी जिद्दत आती रही है, और कोरोना वबा ने जहां दुनिया भर में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा की हैं, वहीं शोबा तालीम को भी यकसर बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान में भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हुआ। जहां दीगर तालीमी इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया, वहीं आलमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी नून अकेडमी ने भी अपने ऑनलाइन तालीमी प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान तक तौसीह दी। नून अकेडमी माशरती और समाजी तालीम के तसव्वुर को आगे बढ़ाने का फरीजा गुज़श्ता कई सालों से सरअंजाम दे रही है। नून अकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए पाकिस्तान के माहिर असातिज़ा की जानिब से तमाम बड़े मज़ामीन के लिए रोजाना की बुनियाद पर बराह रास्त क्लासेस पेश कर रही है। कोविड-19 के बाद मुश्किलात से मुतासर होने वाले 8वीं से 13वीं जमात तक के मुश्तमिल तमाम बड़े मकामी बोर्ड्स कैम्ब्रिज ONA लेवल के जामे कोर्सेज के जरिए अपने इम्तिहानात की तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्सेज आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की जानिब से तैयार किए गए हैं, जो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन पर दस्तयाब है, और उन कोर्सेज तक घरों से रसाई हासिल की जा सकती है। नून अकेडमी ये सर्विसेज कैसे और कब से मुहैया कर रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमैर बाबर चिश्ती हैं, GM हैं नून अकेडमी पाकिस्तान के। उमैर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर, सबसे पहले तो हमें खुद से ही तारुफ करवाइएगा इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, कब से स्टार्ट किया और ये किस तरह स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अगर हम ऑनलाइन स्पेस देखें तो उसके अंदर 3 किस्म के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है। एक जैसे जिनको हम LMS प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, जो स्कूल्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों की रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए। एक एसिंक्रोनस कंटेंट होता है, जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस, जो कि यूट्यूब एक बड़ी मिसाल है। एक थर्ड कैटेगरी है जिसको सिंक्रोनस या इंटरैक्टिव लर्निंग कहते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं और पढ़ाई को दिलचस्प बनाने पे फोकस होता है। ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में एक कंपनी है जो कि आज से 7 साल पहले सऊदी अरब में लॉन्च हुई थी। 2 दोस्त थे, अच्छा। इंग्लैंड में पढ़ रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में कुछ एजुकेशन के फील्ड में करते हैं। तो उन्होंने एक ट्यूटरिंग कंपनी लॉन्च की, जो आम टेस्ट होते थे उनकी तैयारी के लिए। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि बच्चे इंटरेस्ट ही लेते हैं पढ़ाई में, आ जाते हैं, पैसे भी पे कर देते हैं, फिर भी इंटरेस्ट बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और हमारे मुल्क में शायद कम हो, मिडल ईस्ट में और भी ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर बच्चों से पूछा कि आप क्या है, क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते? तो व्हाट दे केम अप विद के पढ़ाई बोरिंग बहुत ज़्यादा, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और ऑनलाइन तो और ही ज़्यादा वन वे कम्युनिकेशन बन जाती है। तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट्स करके देखा, और ख़ास तौर पे जिस तरह की जो सोशल प्लेटफॉर्म्स थे, तो उससे कॉन्सेप्ट लेके स्पेशली फ्रॉम
फेसबुक, तो उन्होंने जिस तरह हम कहेंगे कि फेसबुक ऑफ एजुकेशन बना दी, कि एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे बच्चे ना सिर्फ टीचर से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं, ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि पढ़ाई से रिलेटेड गेम्स भी खेल सकते हैं। तो जब उन्होंने ये किया तो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। इस वक्त 8 कंट्रीज़ में है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। 1 साल पहले हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 दिन पहले हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स हुए। डाउनलोड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली पढ़ रहे हैं वो भी 10 लाख से ज़्यादा है। लेकिन हम उमर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि 1 साल पहले ये आया है, तो ये ऑलरेडी 7 साल से पहले काम कर रहा था, तो आपको क्या लगा कि पाकिस्तान में इसकी क्यों ज़रूरत है ज़्यादा? बिल्कुल जी, आई थिंक 3-4 वजूहात की बिना पे। एक तो ये कि हमें चीज़ें वो चाहिए जो स्केल कर सके। हमारे तकरीबन 22.3 या 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल जा ही नहीं सकते। तो उनको गवर्नमेंट रीच कैसे करेगी, या उन 2.5 करोड़ बच्चों के लिए स्कूल्स कैसे बनाएंगे? अगर 50,000 बच्चों का भी एक स्कूल है तो 500 स्कूल्स या 5,000 स्कूल जो है वो गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो स्केल पे फ़ायदा दे सकती है। ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह वेल्डिंग शॉप्स या दुकानों पे जाके काम करते हैं और शाम में वो अपना मैट्रिक और इंटर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक तो है। एक तो ये था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। दूसरा ये था कि जहाँ पे भी प्राइवेट एजुकेशन पे स्पेंड ज़्यादा हो, तो उसका ये मतलब होता है कि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ ब्रोकन, और वो हर जगह पे ही है डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो ये दूसरा रीज़न था कि बच्चे स्कूल के बाद उनको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है, और ये प्लेटफॉर्म भी उनके लिए है, प्राइमरली उनके लिए जो स्कूल के बाद जिनको हेल्प चाहिए होती है। तो हमारे यहाँ भी अगर हम सीनियर क्लासेस में जाएं 6-7 ऑनवर्ड्स, तो 50% बच्चों को दे गो टू सम फॉर्म ऑफ ट्यूशन, या तो उनके घर आके पढ़ाता है या किसी अकेडमी में जाते हैं, या कोई फ्रेंड या फैमिली या वालदा वालिद साहब पढ़ा रहे होते हैं। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम यही जो आफ्टर स्कूल ट्यूशन की सर्विस है ये बहुत बड़े स्केल पे दे सकते हैं। अभी भी हमारी क्लासेस में एक टीचर 1000-2000 बच्चों को पढ़ा रहा होता है। अच्छा। तो उससे ये होता है कि हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और बच्चों को ये होता है कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है। क्लासेस अगर आप हमारी देखें तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर डिस्कशंस हो रही होती हैं, इतनी लाइवली होती हैं कि आप अगर ना भी आपको पता हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है तो आप खुद भी इंटरेस्ट लेके शायद पूरी क्लास ही ले लें। लेकिन उमर, जिस तरह आपने कहा कि एक टीचर 1000 बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? ऑनलाइन मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं, एक तो लाइव फीडबैक मिल रहा होता है। जैसे जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप एज ए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे एक स्माइली फेस होता है, एक सैड फेस, तो बच्चे रियल टाइम फीडबैक दे रहे होते हैं कि हम खुश हैं या उदास हैं। अच्छा। तो एक मीटर नज़र आ रहा होता है टीचर को कि उसको कितना समझ आ रहा है। दूसरा ये कि जैसे एक मेरी क्लास है, फिजिकल क्लास है, 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं एक से सवाल पूछूंगा, वो मुझे जवाब दे देगा, बाकी भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मैं सबसे नहीं पूछ सकता। यहाँ पे मैंने स्क्रीन में सवाल किया, अब हर कोई अपनी स्क्रीन पे करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकता है, तो टेस्टिंग सबकी हो सकती है विदाउट इन्फ्लुएंसिंग एवरीवन। ठीक है। अब जो इशू आता है वो इंटरेक्शन में आता है कि सब बच्चों को कैसे इंगेज किया जाए। तो उसके लिए भी 2 फीचर्स हैं हमारे पास। एक ब्रेकआउट रूम्स का फीचर है कि जिसके अंदर बच्चे 5-5 के या 4-4 के ग्रुप्स में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर जो टीचर सवाल दे रहा होता है वो ग्रुप्स में डिस्कस करके सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से समझ लेते हैं अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल है। और फिर एक चैट का फीचर है कि इसके अंदर बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं, तो जब क्लासेस छोटी होती हैं 50-100 की, तो फिर टीचर जवाब दे रहा होता है। जब क्लासेस बड़ी हो जाती हैं तो उन्हीं चैट्स को स्टूडेंट्स ही मॉडरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो पीयर टू पीयर लर्निंग पे हमारा फोकस है आगे, कि किस तरह बच्चे, टीचर्स तो अच्छे उनकी ज़रूरत है, लेकिन एक दूसरे से कैसे पढ़ सकते हैं। और हम अभी देख रहे थे कि अगर 100 मिनट्स हैं बच्चा पढ़ता है तो उसमें से 15% वो दूसरे बच्चों से पढ़ रहा होता है, वो पीयर टू पीयर लर्निंग में पढ़ रहा होता है। और ये हम देखते भी हैं कि आगे जाके जो इस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर भी डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा जोर होता है कि आप एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से भी जानें। तो हमारा अभी से भी फोकस है कि किस तरह हम कंटेंट को क्यूरेट करें थ्रू पीयर टू पीयर लर्निंग। दूसरा हम ये भी जानना चाह रहे हैं उमर कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारी मज़ीद ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो नून इसमें किस तरह मुनफरिद किरदार अदा कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आई थिंक सारे प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी एजुकेशन में काम किया जाए उसकी ज़रूरत है। एक तो ये कि पाकिस्तान में आई थिंक हम शायद एक या शायद 1-2 और छोटे प्लेटफॉर्म्स हों जो कि लाइव क्लासेस देते हैं।
बाकी सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और वो उसका जो अटेंशन ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं खान एकेडमी एक बहुत बड़ा नाम है, तो रिसर्च बताती है, बल्कि हार्वर्ड का एक पेपर था उसके अंदर कि एवरेज एक बच्चा सिर्फ 7 मिनट की क्लास लेता है। अच्छा। इतना उसका अटेंशन स्पैन होता है, उसके बाद वो बोर हो जाता है। तो हमारा वही अटेंशन स्पैन है 78 मिनट्स के, एक दिन में वो 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन पढ़ता है। तो एक तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। द सेकेंड थिंग इज़ के 99% ऑफ आवर कंटेंट इज़ फ्री। हमारा जितना भी जो कोर्स कंटेंट होता है वो बिल्कुल फ्री है। आपने मैट्रिक फिजिक्स पढ़नी है बिल्कुल फ्री। हाँ, आपको एडिशनल हेल्प चाहिए कि मुझे टेस्टिंग में हेल्प कर दें या मुझे 1-on-1 आप पढ़ा दें या मेरे एग्जाम्स चेक कर दें, तो उसके तो भी चार्ज होते हैं। बट द कंटेंट एंड टू एंड कंटेंट इज़ फ्री। एंड आई थिंक वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, शायद पूरी दुनिया में ये हमने एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है जिसके अंदर कंटेंट फ्री है और एड्स भी नहीं है। अच्छा। तो या तो आप यूट्यूब का मॉडल लें कि कंटेंट फ्री हो और एड्स हों, लेकिन ये तरह पे कंटेंट भी फ्री है और एड्स भी नहीं है। हम खुद इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा चलता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि हमारी कॉस्ट भी कवर हो रही है और स्टूडेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो एक तो इंटरेक्टिव लर्निंग है जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। दूसरा इट्स आई वुड बी नॉट रॉन्ग कि अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल फ्री है। और तीसरा ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स हैं। हमने पूरे पाकिस्तान से टीचर्स को रीच आउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी बेस्ट टीचर्स थे, किसी को कैम्ब्रिज से अवार्ड मिले हुए थे, जितने भी बेस्ट टीचर्स थे तो वहाँ पे हैं। और Tier 2, Tier 3 सिटी गाँव से जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो ऐसे टीचर हम सोच भी नहीं सकते कि एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आई वुड से कि डिफरेंशिएट करते हैं बाकी सारे ऑनलाइन एजुकेशन से। और दूसरा मुझे बताइएगा उमर कि नून जो है वो एक स्कूल का मुतबादिल है या जो एक कोचिंग सेंटर होता है उसका मुतबादिल? जी, अभी तो एक कोचिंग सेंटर का मुतबादिल है। स्कूल में जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं आई थिंक वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आई विश कि हमारे मुल्क में तमाम बच्चे जो हैं वो एक फ़िज़िकल स्कूल में जा सकें। दुनिया भी जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है वो ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जा रही है कि कुछ स्कूल में पढ़ाया जाए, कुछ ऑनलाइन पढ़ाया जाए। आई थिंक फ्यूचर भी यही होगा कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह समझाई जा सकती हैं क्योंकि एनिमेशंस आप ला सकते हैं, वीडियोस ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन कर दें ऑनलाइन क्लास में और जो बाकी क्लासेस हैं स्कूल्स में उसमें डिस्कशन हो ज़्यादा फोकस डिस्कशन पे, जो कि ऑनलाइन में भी हो सकता है, तो ये मॉडल किया जा रहा है। तो आई थिंक अभी तो ये एक ट्यूशन सेंटर को ही रिप्लेस करती है और फिज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक स्टूडेंट्स को डेफिनेटली करते रहने चाहिए। और दूसरा मुझे बताइए उमर आगे के क्या प्लान्स हैं, इसको किस तरह एक्सपैंड किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने पहले 9 to 12 ग्रेड से लॉन्च किया था तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे मैंने कहा कि अभी शफकत महमूद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 4 मिलियन बच्चे हैं जो 9 to 12 में देते हैं, तो 40 लाख में से 10 लाख तो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। तो हर चौथा बच्चा, और अगर हम 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन लें तो हर दूसरा बच्चा जिसके पास मोबाइल की एक्सेस है वो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है। तो अब हमने 6 to 8 लॉन्च किया, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और फिर होपफुली सून 1 to 5 भी जाएंगे। 1 to 5 में हमारा फोकस पेरेंट्स होगा क्योंकि आपको पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि टीचर बच्चों से क्या कराएं, इससे कलरिंग कराएं, इससे ये कराएं, या स्टोरीज़ बहुत पॉपुलर होती हैं। तो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड लोकल लैंग्वेजेस में स्टोरीज़ के सिंधी, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, बलोची, इनमें जो है वो हमने स्टोरीज़ लॉन्च की हैं। तो अभी तक तो रिस्पांस अच्छा मिला है। तो अभी हमारा फोकस ये है कि ग्रेड्स 1 to 12 पे हम फोकस करें। अच्छा, और दूसरा क्या आप लोग हुकूमत के साथ भी कोई कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध, KPK, फेडरल तीनों गवर्नमेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। हम जब मिनिस्टर से मिले तो हर मिनिस्टर ने कोई 1 अरब कोई 2 अरब का बजट रखा हुआ था इस तरह की कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि एक एप्लीकेशन पहले से एग्जिस्ट करती है, फिर उनके बोर्ड्स ने जो है वो हमारा कंटेंट जाके वेट किया। जब उनको तसल्ली हो गई कि ये लोकल बोर्ड्स ही पढ़ा रहे हैं, हमारा कंटेंट ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक उनको डर होता है कि बाहर से कोई आ गए और पता नहीं क्या हमारे बच्चों के साथ करेंगे। तो जब उन्होंने इसको वेट किया तो हमने फिर सईद गनी साहब, शफकत महमूद साहब, वहाँ पे शाहराम खान तरकई साहब से सबसे भी हमने MOU साइन किए। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इवन एट द DO लेवल भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसकी प्रमोशन की जाए और बच्चों को जो है वो इस पे लाया जाए। इसके अलावा क्रिकेटर्स ने भी हमें सपोर्ट किया। बाबर आजम ने आपने देखा हो शायद रिसेंटली, ना सिर्फ बल्कि मैं यहाँ पे पहली दफ़ा ही बता रहा हूँ, बाबर आजम ने हमारे साथ इन्वेस्ट भी किया हमारी कंपनी में। हमारी टीम के कैप्टन है, तो बाबर हैज़ इन्वेस्टेड विद अस, ही इज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर। और भी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हम आज फिर अनाउंस कर देते हैं। वैसे हमने स्कॉलरशिप अनाउंस करनी है, एक बाबर आजम स्कॉलरशिप, ठीक है, उन बच्चों के लिए।
स्पेशली फॉर वुमेन जो स्पोर्ट्स में भी हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं, आगे आ रही हैं जो हमें सुनने को मिलेंगी। दूसरा मुझे उमैर बताइएगा कि बहुत से बच्चे सारे मल्टीटास्किंग नहीं होते, मतलब वो हर किसी में इतने ज़्यादा लाइक फाइक नहीं होते, तो बहुत से बच्चे किसी चीज़ में लैक भी कर रहे होते हैं। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उनको सबसे ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत होती है? जी, अभी तक जो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे आते हैं वो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स में आते हैं। और बच्चों को एक कैटेगरी इन बच्चों की है स्पेशली फ्रॉम टियर 1 सिटीज़, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के जो बच्चे हैं। टियर 2 सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। इंग्लिश और उर्दू में, इंग्लिश ख़ास तौर पे। तो ये है। इसके अलावा हम जो कर रहे हैं, हम एक्चुअली इससे ज़्यादा डीप जाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ये देख सकें कि किस बच्चे का कौन सा टॉपिक में वो वीक है। ठीक है। तो अगर लेट्स से कि 10,000 जैसे 1000 बच्चों की क्लास है, इसमें से अगर 100 बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में कमज़ोर हैं, तो टीचर ये समझ सकता है कि किस किस ने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल गलत किया था, और फिर उनके ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं ताकि वो आपस में बैठ के डिस्कस कर सके, और फिर टीचर भी उनको हेल्प कर सकता है। तो हम इसको पर्सनलाइज लेवल पे भी ले जाना चाह रहे हैं, और हम इसके ऊपर डेटा कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ वीक हैं, और फिर कोई भी बच्चा जो ग्रुप में अच्छा है वो बाकियों को भी पढ़ा सकता है, या टीचर भी उन सब टॉपिक्स पे पढ़ा सकता है। और दूसरा उमैर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस ऐप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और कांटेक्ट किस तरह किया जाता है आपसे? जी बिल्कुल, ये एक फ्री ऐप है। आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके लिखें नून, और आपको डाउनलोड कर लेंगे। पहले हमारा नाम नून एकेडमी था, फिर हमने इसको नून कर लिया, एकेडमी को हटा दिया कि चलें नाम थोड़ा आसान है। इसके अलावा आप noonacademy.com पे चले जाएँ, आप अपना नाम एंटर करें, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, मोबाइल नहीं है तो फेसबुक से लॉगिन कर लें, कोई भी एक अपनी आइडेंटिटी दे लें, जेंडर सेलेक्ट कर लें, कोर्सेज सेलेक्ट कर लें, बोर्ड सेलेक्ट कर लें कि आपका कौन सा है, पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है, फेडरल बोर्ड है, या आप OA लेवल के स्टूडेंट है। और उसके बाद आपको ग्रुप्स नज़र आएंगे कि ये फिज़िक्स का ग्रुप है, मैथ्स का ग्रुप है। ठीक है। तो आप वो ग्रुप्स में चले जाएं। तो वो ग्रुप्स ऐसे ही हैं जैसे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं। तो उसके अंदर आप सवाल भी पूछ सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई पोल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, उसके बाद आपको कॉम्पिटिशन्स भी मिलेंगे। तो वो ग्रुप आपकी एक तरह से एक दुनिया बन जाती है कि जहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, और इस तरह आप आगे भी बढ़ सकते हैं। उमैर बाबर चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे, GM है नून पाकिस्तान के। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और आगे यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह बदलते वक्त के बदलते तकाज़ों के हवाले से मेरे ख्याल से जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजी में ही, तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मेरे ख्याल से जो हमारा निज़ाम तालीम है उसको बेहतर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह का ये सूरत हाल चल रही है कोविड में, तो इस तरह की चीज़ों में इनिशिएटिव लेना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, बल्कि बेहतरीन भी होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।